नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिनव ऑनलाइन क्लासेज रिंगस में। मैं विजय लांबा आपके लिए दैनिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा आपके लिए जो पहले वीडियो बनाए गए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको पता है कि इस समय राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम भी अभी न्यूज़पेपर में आएगी, जुलाई में संभव है। रीट का एग्ज़ाम भी सितंबर में संभव है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लगातार अपलोड कर रहे हैं। तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जैसे कि आपको पता है मैंने इससे पहले आपके लिए 4-5 वीडियो बनाए थे। वो वीडियो हमारे थ्योरी पर बेस्ड थे, मतलब जिनमें हमने थ्योरी पढ़ी थी। अब उन्हीं के हम एक टेस्ट टाइप उन्हीं के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह, जो लगातार पहले की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे बुकों से आपके लिए एकत्रित किए हैं। इसमें आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक जो है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, उसका सहारा लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन वो हैं जो आज तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके, जैसे रीट है, पटवार है, पुलिस है, आर्मी, इन सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और आपको पता है कि रोग ऐसा टॉपिक है जिसका एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने अभी थोड़ी देर में मैं लेके आ रहा हूं। तो ये लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। अब देखो, हमने जब क्वेश्चन हमारे सामने है कि विज्ञान का जनक कौन है, हमने जैसे ही विज्ञान को स्टार्ट किया था, हमारा जो पहला वीडियो था, उस पहले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और अभी आप इसका सही जवाब देंगे। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, पहले आप इसका सही जवाब दें, फिर मैं आपको बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों, आपने सही जवाब दे दिया होगा। और इसका सही जवाब क्या आएगा? विज्ञान का जनक कौन है? तो हम क्या बताएंगे? अरस्तु। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इसके जो कुछ ऑप्शन और बचे हुए हैं, मैं इनके बारे में भी आपको बताता हूं। जैसे कि हमारे सामने एक ऑप्शन में है गैलीलियो। तो गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो हम बताएंगे गैलीलियो को। और विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। इसी के अलावा देखो, डार्विन का आपने नाम सुना होगा। डार्विन ने जो प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत थे वो प्रस्तुत किए थे, जिराफ की गर्दन किस प्रकार से लंबी हो जाती है। और रॉबर्ट हुक भी काफी जाना पहचाना नाम है। कोशिका का जब नाम आता है तो कोशिका की जो खोज थी वो सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसका सही जवाब तो है अरस्तु। अरस्तु को विज्ञान का जनक कहा जाता है। और आपसे पूछे कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। डार्विन भी जीव विज्ञान में अपने एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका को देखा था। आपसे पूछ लिया जाए कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को क्या नाम दिया, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को नाम दिया था सेलुला। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन यह है कि कोशिका शब्द किसने दिया था? ये इसका सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब मैं आपको इसका सही जवाब बताऊंगा। आपका क्वेश्चन दोबारा से सुन लीजिए, कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? यदि आपका जवाब रॉबर्ट हुक है तो ये गलत है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को नाम दिया था सेलुला। तो आप इसको पढ़े देखें कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो मैंने आपको चारों क्वेश्चन बताए हैं, मुझे उम्मीद है चारों ऑप्शन बताए हैं आपको समझ में आएंगे। चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। आपको पता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये मनाया जाता है, इसका सही जवाब होगा 7 अप्रैल। जो हेल्थ डे है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन WHO की स्थापना हुई थी। WHO का मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखो, 1 दिसंबर
जब मैंने आपको रोग पढ़ाए थे तब ये भी बताया था कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो आपसे पूछ ले कि स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? टीबी दिवस। और 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, क्या आपको सबको पता है? गांधी जयंती मनाई जाती है। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। आपको एग्जाम में एड्स का पूरा नाम पूछे तो इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से आप इसका कमेंट करके सही जवाब बताएं कि क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूं इसका सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया था जब हमने थ्योरी वाला पोर्शन किया था, उसमें इन क्वेश्चनों को सबको पढ़ लिया था। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं ताकि आपका जो पहले का है वो कंप्लीट रिवीजन एक बार हो जाए। तो मुझे आप जल्दी से इसका सही जवाब बताएं, इसका सही जवाब क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास, पैथोलॉजी, ईटियोलॉजी, साइटोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको पता है रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था पैथोलॉजी। और लॉजी वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था स्टडी करना, अध्ययन करना। मैंने आपको ये भी बता रखा है, ये भी बता रखा है, ये भी बता रखा है। तो इनके देखो, इनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ईटियोलॉजी होता है रोग के कारण का अध्ययन। ईटियोलॉजी का मतलब होता है रोग के कारण का अध्ययन। और पैथोलॉजी का मतलब होता है रोगों का अध्ययन। और देखो साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और अभी मैंने आपको बताया था कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने देखा। उसी प्रकार से कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और 4 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें दे रखा है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियो का मतलब हार्ट, जो हार्ट का अध्ययन है, हृदय का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम बताएंगे कि रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। और ईटियोलॉजी क्या है? रोगों के कारणों का अध्ययन। और साइटोलॉजी क्या है? कोशिका का अध्ययन। और ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रखा है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी है हृदय का अध्ययन। तो हमने 3 क्वेश्चन समझ लिए हैं। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब होगा पैथोलॉजी। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और क्वेश्चनों को हम 0 से टॉप तक लेके जाएंगे, बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसमें आपकी जो भी कंपटीशन है एग्जाम, जैसे कोई भी हो, रीट हो, पटवार हो, पुलिस हो, ठीक है, आर्मी हो, सभी में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, इसको समझें और इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसमें आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन है, सुमेलित करो। जैसे कि आपको पता है पटवार के जो एग्जाम होते हैं, पटवार के एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड RSM भी एग्जाम लेता है तो उसके क्वेश्चनों का पैटर्न यही होता है, एक ही क्वेश्चन में 4 प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं एक साथ। तो आप इसका देखो, कोशिश करो इसका सही जवाब क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइम आपके पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। यदि आप थोड़ा माइंड लगाओगे तो बिल्कुल आप सही जवाब दे पाओगे इसका। देखो क्या है इसका सही जवाब। इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा युग्म है जो, जैसे ये रोग का नाम है और ये उसका प्रभावित अंग है, कि कौन सा ऐसा पेयर है जो सही है। देखो बात करते हैं सबसे पहले निमोनिया। तो निमोनिया के बारे में मैं आपको बताऊं, निमोनिया एक ऐसा रोग है जीवाणु जनित है। जो कौन से जीवाणु से होता है? तो निमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से होता है। निमोनिया किससे होता है? तो निमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से होता है। और निमोनिया में क्या प्रभावित होता है? तो निमोनिया में क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, मोतियाबिंद। तो देखिए ये आंख की बीमारी है, कैटरेक्ट किसकी बीमारी है? ये आंख की बीमारी है। और इसके आगे क्या लिख रखा है? थायराइड ग्रंथि। तो ये क्या है? ये सही सुमेलित नहीं है। पीलिया, पीलिया देखो जॉइंटिस इसको बोलते हैं। हमने वायरस के रोगों में पढ़ा था हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस जो ए था उसमें हमने पढ़ा था कि इसको क्या कहते हैं? पीलिया भी कहते हैं। और ये HAV वायरस के कारण उत्पन्न होने वाला क्या था? रोग था। तो पीलिया का मैंने आपको उस समय प्रभावित अंग बताया था यकृत। तो ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। अगला ऑप्शन है
मधुमेह और यकृत। मधुमेह देखो जिसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर या डायबिटीज मेलाइटिस। हमारे शरीर में जो पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि की 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो उसकी जो अल्फा सेल है, बीटा सेल और गामा सेल है। तो बीटा सेल से एक हार्मोन बनता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन बनता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। यदि इंसुलिन हार्मोन की शरीर में कमी हो जाए तो हमारा जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। ग्लूकोज का सामान्य स्तर दोस्तों होता है 70 से 120 mg/dl। तो ये इसको ग्लूकोज को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। तो जब ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? मधुमेह, शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो इसमें हमारी कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो इसमें अग्नाशय प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित नहीं होता है। तो ये भी इसका सही जवाब नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या होगा? सही होगा। निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है जो ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है। इसमें हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं जिससे बच्चों को सांस नहीं आता है। ठीक है, सांस लेने में कठिनाई होती है, नाक से पानी आता है, बुखार होता है, बच्चे रोते रहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक रोग है। यदि समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। तो इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसमें क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े। आपसे पूछ ले कि फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है एल्वुलाई। फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? एल्वुलाई। मैं आपको बताऊं थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। और आंख आप जानते हो हमारे आंख एक ज्ञानेंद्रिय है जो हमारे मस्तिष्क तक जो दृष्टि संवेदनाएं होते हैं उनको ऑप्टिक नर्व के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, आंख का एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे ज्ञानेंद्रिय का, उसमें हम आंख के बारे में और चर्चा करेंगे। और यकृत आपको पता ही है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इसको हम लीवर भी कहते हैं। इसमें ब्लड का निर्माण भी होता है, ग्लूकोज का संग्रहण भी होता है, भोजन का संग्रहण भी इसी में होता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है शरीर का जो हमारे डायफ्राम के नीचे दाएं साइड में स्थित होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? निमोनिया। और निमोनिया में क्या प्रभावित होता है? फेफड़े। तो ये क्या है? बिल्कुल सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चनों का लेवल लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमने B0 से स्टार्ट किया था, अब हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपके दिमाग की बत्ती चला देगा क्वेश्चन। पढ़ो, देखो क्या है क्वेश्चन। यदि कोई मानवीय रोग, ऐसा रोग जो पूरे विश्व में फैल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुत ये देखो ऐसे क्वेश्चन अब परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जैसे कोरोना है, तो कोरोना ऐसे थोड़ी ना कि ये गांव में फैल रहा है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ रोग है। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक और एपी। इसको आप एपिजूटिक बोल सकते हो। ये लीजिए। अब देखो ये 4 हैं, तो इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है? तो जिसको जवाब देना था उसने दे दिया। अब देखो मैं बताता हूं। यदि कोई रोग जो पूरे विश्व में, इसका मतलब इसको हम कहेंगे महामारी। जो रोग पूरे विश्व में फैल जाए उसको क्या बोलते हैं? महामारी। की वर्तमान समय में कोरोना क्या है? एक महामारी है। इसके रोगी आपके आसपास के क्षेत्र में भी हैं, आपके गांव में भी हैं, आपके सीकर जिले में भी हैं, आपके राजस्थान राज्य में भी, आपके भारत में भी हैं, फ्रांस में भी हैं, चीन में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, सब देशों में। तो ये क्या है कि महामारी। तो एक बड़े क्षेत्र पे फैल गई, पूरे विश्व में फैल गई। तो ऐसी बीमारियां जो पूरे विश्व में फैल जाए उनको पेंडेमिक कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? पेंडेमिक या महामारी कहता है। कि वर्तमान समय में WHO ने किसको महामारी घोषित किया है? कोरोना को महामारी घोषित किया है। तो कैसी बीमारी है ये? पेंडेमिक रोग है। मैं आपको फिर देखो दूसरा ऑप्शन है एपिडेमिक। तो बताओ एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? ये भी आपको परीक्षा में पूछा सकता है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? तो आप जल्दी से इसका सही जवाब बताइए मुझे। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? बताओ, बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? चलो मैं बताता हूं। देखो, एक स्थान विशेष पर कोई रोग बहुत सारे लोगों में फैल जाए। ऐसा रोग जो किसी स्थान विशेष पर बहुत सारे लोगों में फैल जाए उसको हम क्या बोलते हैं?
एपिडेमिक बोलते हैं। और एक होता है एंडेमिक, कि एक स्थान विशेष पर ही कोई बीमारी सीमित हो। एक स्थान विशेष पर ही क्या हो, कोई बीमारी सीमित हो। जैसे कि मलेरिया फैल जाए कहीं पे, एक स्थान विशेष पे फैल जाए। जैसे थोड़े दिन पहले क्या फैल गया था गोरखपुर में, यूपी में, उधर एनसीफेलाइटिस फैल गया। जैसे कई बच्चों की क्या हो गई थी, मौत हो गई। तो एक एंडेमिक डिजीज थी। अब वो धीरे धीरे बड़ा रूप लेती है। पहले एक छोटे क्षेत्र में हुई, फिर एक बड़े एरिया को कवर किया, फिर वो पूरे विश्व में फैल गई। तो विश्व में जब वो फैल जाएगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, पेंडेमिक। तो इसका सही जवाब होगा कि कोई बीमारी। देखो एक ऑप्शन हो गया एपिजूटिक, ऐसी बीमारी तो जानवरों में होती हैं। ऐसी बीमारी तो किस में होती हैं, जानवर। जैसे रेबीज है, कुत्ते की बीमारी है, कुत्ता इंसान को काटेगा तो इंसान में भी आ जाएगी, हमने पढ़ा था वायरस के रोगों में। एपिजूटिक जो जानवरों में होती है, जू का मतलब होगा जू, जानवर। और एंडेमिक एक स्थान विशेष तक सीमित रहे और एक बहुत सारे लोगों में फैल जाए, एक स्थान पर बहुत सारे लोगों में फैल जाए, वो होती है एपिडेमिक। और पूरे विश्व में फैल जाए उसको बोलते हैं पेंडेमिक या महामारी। तो वर्तमान समय में WHO ने कौन सी बीमारी को महामारी घोषित कर रखा है, तो हम बताएंगे कोरोना, कोविड-19, जो काफ़ी खतरनाक रोग है दोस्तों। कुछ ही दिनों में व्यक्ति की मृत्यु भी इस बीमारी से हो सकती है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम आगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 उपस्थित है, तो पढ़ें समझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी दिमाग की बत्ती जला देगा। देखो क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट हैं। पटवार में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पटवार में साइंस के 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे कम से कम, क्योंकि बायोलॉजी अब की बार बढ़ा दी है सिलेबस में। राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें बायोलॉजी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और जो सेंटर की वैकेंसी है उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का बराबर रोल है। तो देखो कैंसर से संबंधित क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैंसर के उपचार से संबंधित है कि कौन सा एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। देखो ये नेगेटिव पोलैरिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव की कौन सा है, तो बस उसमें एक ही सही होता है। इसमें क्या है, इसमें 3 सही है, एक क्या है गलत है। तो कई बार हम एकदम से ध्यान से नहीं पढ़ते ना क्वेश्चन को, तो ये नहीं गायब हो जाता है, नहीं तो है ही नहीं, डायरेक्ट आता है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। और जल्दबाजी में क्या करेंगे, कोबाल्ट 60 शरीर के कैंसर, हाँ बिल्कुल करता है, तो इसको सही कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आजकल एग्जामों में नहीं के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको जैसे पेपर मिले नहीं पे अंडरलाइन करो पहले, ताकि आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना क्या हो जाए, कम हो जाए। इस ऑप्शन में 3 ऐसे ऑप्शन है इस क्वेश्चन में जो बिल्कुल सही है, और एक है जो सही नहीं है। तो आप बताइए वो कौन सा है जो सही नहीं है। बस वो जो सही नहीं है ना, जो सुमेलित नहीं है, वो आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप देखो कौन सा सुमेलित नहीं है। चलो हम एक एक की चर्चा करते हैं। कोबाल्ट 60, देखो कैंसर, शरीर के अंतरांग में अबुर्द का मतलब होता है गांठ, और गांठ का मतलब हम कह सकते हैं कैंसर। देखो गांठ एक तो होती है जो फैलती नहीं है, एक होती है जो फैल जाती है। तो ये अबुर्द के उपचार में कोबाल्ट 60 मतलब कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 कोबाल्ट थेरेपी दी जाती है, बिल्कुल सही है, ये सही सुमेलित है। फिर बात करें आयोडीन 131 थायराइड के कैंसर में काम आता है, ये भी बिल्कुल सही है। आयोडीन 131 और आयोडीन 132, देखो ये समस्थानिक होते हैं, एक ही तत्व के क्या होते हैं, ये समस्थानिक होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये समस्थानिक होते हैं, तो आयोडीन के समस्थानिक है जिनका उपयोग थायराइड कैंसर में किया जाता है। तो थायराइड कैंसर में आयोडीन 30 और 131 का उपयोग किया जाता है। फिर बात करें फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता, इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, इसको बोला जाता है ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब 3 जब आपको पता है कि 3 सही है, तो ये क्या है, गलत है। गोल्ड 198 रेटिना, रेटिना क्या होता है, देखो हमारी आंख के आईबॉल में 3 लेयर होती हैं, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना, जिसको हम बोलते हैं दृष्टि पटल। तो रेटिना के दोषों के उपचार में गोल्ड 198 का उपयोग नहीं किया जाता है, इसका उपयोग कैंसर में होता है। कैंसर के उपचार में गोल्ड 198 जैसे ब्रेन का कैंसर, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। रेटिना के दोष के उपचार में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो दोबारा से ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 3 तो ऐसे हैं ऑप्शन जो सही सेट है और एक ऑप्शन सही सेट नहीं, तो बस वही बताने कि कौन सा सही सेट नहीं है। तो दोबारा बताता हूं मैं आपको, कोबाल्ट 60 शरीर के जो अंतरांग है, शरीर के अंग है, उनके कैंसर के उपचार में, गांठ के उपचार में काम लिया जाता है, बिल्कुल सही है। ये रेडिएशन छोड़ते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो रेडिएशन को उत्सर्जित करते हैं। आयोडीन का उपचार आपको पता है थायराइड के कैंसर में किया जाता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो 2 चीज़ों से बनता है, आयोडीन और टायरोसिन एमिनो एसिड से बनता है। तो वो उसके उपचार में आयोडीन काम में लिया जाएगा।
और फास्फोरस 32 ब्लड कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को पूछ लिया जाए कि क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया बोला जाता है। तो ब्लड कैंसर के उपचार में क्या काम में लिया जाता है, फास्फोरस 32। ये बिल्कुल सही है। और ये सेट नहीं है, रेटिना के उपचार में गोल्ड 198 का उपयोग नहीं होता है, ये गलत है। तो हमें क्या बताना था, जो गलत है वही तो बताना था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो एक क्वेश्चन में हमने कितने प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखें। बहुत ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट होते हैं, आपको यही क्वेश्चन लगातार पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चनों की बहुत सारी प्रैक्टिस करें। मैं आपको ऐसे हर टॉपिक के क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। बस आप लगातार पढ़ो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। क्वेश्चनों की बाढ़ आ जाएगी, बस आप तो पढ़ो, क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है। कमी रहेगी तो बस आपके पढ़ने की रहेगी, तभी सिलेक्शन नहीं होगा। लगातार पढ़ो आप इनको, वीडियो को देखो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहे इसके कि आपको पैसे देने पड़ेंगे लाइक करने के, शेयर करने के, कमेंट करने के। फ्री में आपके लिए कोचिंग की निःशुल्क सुविधा है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए आ चुका है, कालाजार किसके कारण होता है। तो इनमें से 4 ये रोगजनक लिख रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कालाजार नाम की बीमारी उत्पन्न करता है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा लिस्मेनिया डेनावासी, लिस्मेनिया डेनावासी। और मैं यदि कालाजार के बारे में आपको बताऊं तो एक प्रोटोजोआ का रोग है। ये कैसा रोग है, प्रोटोजोआ, जिसको हम बोलते हैं परजीवी। कालाजार कैसा रोग है, तो कालाजार एक प्रकार का परजीवी जनित रोग है जो किससे होता है, लिस्मेनिया डेनावासी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी मक्खी से फैलता है ये, आपको पूछ लिया जाए कि कालाजार को कौन सी मक्खी फैलाती है, तो याद रखना दोस्तों, कालाजार को फैलाती है बालू मक्खी। और बालू मक्खी का ही दूसरा नाम होता है सिकता मक्खी। बालू मक्खी का ही दूसरा नाम क्या होता है, सिकता। देखो 2 प्रकार की मक्खी, 3 प्रकार की मक्खियां हैं, एक मैंने आपको बताई है, दूसरी होती है सीसी मक्खी, सीसी मक्खी। तीसरी होती है घरेलू मक्खी, जो आपके घर में आसपास भी बनाती रहती है, घरेलू मक्खी। ये तीनों के क्वेश्चन बनते हैं। बालू मक्खी, सिकता मक्खी तो फैलाती है कालाजार, और इसके द्वारा किसको ट्रांसफर करती है, लिस्मेनिया डेनावासी को। सीसी मक्खी ये फैलाती है सोने की बीमारी। सीसी मक्खी क्या फैलाती है, सोने की बीमारी। अफ्रीकन निद्रा रोग कौन सी मक्खी से फैलता है, परीक्षा में पूछा हुआ है, तो ये फैलता है सीसी मक्खी से। कौन सी मक्खी से फैलता है, सीसी मक्खी से। और घरेलू मक्खी क्या फैलाती है, घरेलू मक्खी जैसे अतिसार, डायरिया जिसको बोलते हैं, दस्त है, ठीक है, टाइफाइड वगैरह है, ये छोटी मोटी बीमारी जो खाने पीने की फूड पॉइजनिंग वगैरह होते हैं, वो किससे फैलते हैं, घरेलू मक्खियों से फैलते हैं। तो आपको याद रखना है, कई बार ऑप्शन में बालू मक्खी न दे के क्या दे देता है, सिकता मक्खी दे देता है। तो कालाजार या तो आपको ऑप्शन में बालू मक्खी मिलेगा या क्या मिलेगा, सिकता मक्खी। तो याद रखना सीसी मक्खी तो फैलाती है सोने की बीमारी, जिसको बोलते हैं अफ्रीकन निद्रा रोग। और कालाजार कौन फैलाती है, बालू मक्खी या सिकता मक्खी। और घरेलू मक्खी अपने जैसे दस्त है, उल्टी है, बुखार है, आदि प्रकार की छोटी मोटी जो बीमारी होती हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह, उनको फैलाने का कार्य करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा, कालाजार किसके कारण होता है, तो ये लिस्मेनिया डेनावासी के कारण होता है। जो कालाजार एक प्रोटोजोआ या परजीवी जनित रोग है, जो सीसी मक्खी से नहीं, बालू मक्खी या सिकता मक्खी से फैलाया जाता है। तो कितने क्वेश्चन पढ़ लिए दोस्तों हमने, 7। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चनों का लेवल क्या है, इसमें कुछ सुधार करना है या नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, 7 क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखो मैं लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी देखो, क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। शुरू में हमने स्टार्ट किया था तब बेसिक क्वेश्चन थे, अब हम क्वेश्चनों की डेप्थ बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा रहे हैं। देखो क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एक पदार्थ है जो मधुमेह, अभी मैंने आपको बताया था मधुमेह जिसको हम बोलते हैं शुगर के जो रोगी होते हैं उनके लिए दिया जाने वाला एक कृत्रिम मधुरक, मतलब उनको ऐसा पदार्थ दिया जाए जिससे उनको मीठा भी मिल जाए और उनके ग्लूकोज के ऊपर भी कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसा मधुरक है एस्पार्टेम। क्या है, एस्पार्टेम एक कृत्रिम मधुरक है। पहले आपने नाम सुन रखा होगा सेकेरिन, सर हमने तो सेकेरिन सुना है, सेकेरिन तो बहुत पुराना हो गया। सेकेरिन के बाद तो कई ऐसे पदार्थ आ गए हैं जो क्या है, इसे बहुत सारे मीठे हैं। सेकेरिन थोड़ा शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसका उपयोग आइसक्रीम, चॉकलेट आदि में होता था पहले, कृत्रिम मधुरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में
इसको बंद कर दिया गया, इसकी जगह क्या काम मिला जाता है? एस्पार्टेम। तो चीनी से 2000 गुना मीठा है दोस्तों, चीनी से कितना गुना मीठा है? 2000 गुना मीठा है ये एस्पार्टेम। ठीक है, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज पता है आपको शरीर को ऊर्जा किस रूप में मिलती है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र पूछे तो आप क्या बताएंगे? C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? C6H12O6। ठीक है, सुक्रोज, ये सारी कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सारी किस्में। देखो आपसे पूछे कि हमारे ब्लड में कौन सी कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक होती है? ग्लूकोज। चीनी, गुड़, गन्ना किसके कारण मीठे होते हैं? सुक्रोज। अंकुरित अनाज, हमें जैसे कोई भी अनाज है वो हमें मीठा क्यों लगता है? तो हमें मीठा लगता है माल्टोज के कारण। और कृत्रिम मधुरक पूछा जाए तो कृत्रिम मधुरक कौन सा है? एस्पार्टेम है। इसका उपयोग शुगर के रोगियों के लिए किया जाता है। तो समझ में आया आपको? चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन, डायबिटीज के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने, ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है। इसका जवाब तो आप आसानी से दे दोगे कि जब हमारे शुगर होता है तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि कौन से अंग की कुछ सक्रिया घुमा देता है एग्जाम में, लैंग्वेज को। एग्जाम सीधा नहीं पूछेगी कुछ सक्रिया, आप सोचोगे कुछ सक्रिया क्या हो गया, मतलब कौन सा अंग सही काम नहीं करता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अग्नाशय। कौन सा अंग सही काम नहीं करता? अग्नाशय। अग्नाशय में देखो 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। 3 प्रकार के हार्मोन बनते हैं। इससे बनता है ग्लूकागोन, इससे बनता है इंसुलिन और इससे बनता है सोमेटोस्टेरिन। इससे क्या बनता है? सोमेटोस्टेरिन। तो सोमेटोस्टेरिन जो है ये हमारे अंदर अग्नाशय की कौन सी कोशिका से बनता है? गामा कोशिका से। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत परीक्षाओं में आता है कि इंसुलिन कहाँ से बनता है? तो अग्नाशय की बीटा सेल्स के द्वारा बनता है। और अल्फा सेल से कौन सा बनता है? तो अल्फा सेल से बनता है ग्लूकागोन। ये सारे क्या करते हैं? ये इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि में ये नहीं बन पाता, तो ब्लड में क्या बन जाता है? ग्लूकोज बढ़े जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अग्नाशय। यकृत की मैंने आपको पहले बताया। आप देखो गुर्दा, गुर्दा का मतलब होता है किडनी, गुर्दा का मतलब क्या होता है? किडनी। और पित्ताशय, पित्त की थैली जिसको हम बोलते हैं, गोल ब्लैडर बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? अग्नाशय। और आपको पता है जब शरीर में एक बीमारी होती है तो धीरे धीरे दूसरे अंग भी प्रभावित होते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑर्गन कौन सा जो प्रभावित होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अग्नाशय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो आपके माइंड क्यों पचाने वाला क्वेश्चन है ये, इसमें माइंड लगाना पड़ेगा आपको। समझो, देखो क्या है क्वेश्चन, फिर बताओ मुझे सही जवाब क्या आएगा इसका। कि कोरोनरी धमनी, अब आपको पता होना चाहिए कोरोनरी धमनी क्या है। जो रक्तवाहिनी ग्राफ्ट हेतु काम में ली जाती है वो कौन सी होती है? जैसे आप कई बार सुनते हो कि उसके हार्ट अटैक आ गया, फिर कहते हैं उसकी बाईपास सर्जरी की है। तो क्या होता है आपको मैं बताने वाला हूँ बाईपास सर्जरी में। तो आपको बताना है कि इसमें क्या, ये क्या है, कौन सी इसमें लगाई जाती है। देखो जैसे कि हमारे कोई घर पे पाइप जा रहा है ऐसे, अब ये पाइप इधर से ब्लॉक हो गया तो हम क्या करेंगे? इधर से कोई दूसरा पाइप जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा? इधर का जो फ्लो है वो लगातार चलता रहेगा। ऐसे ही हमारे जब ब्लॉकेज आ जाते हैं, छल्ले डाले जाते हैं, तब किया जाता है। तो उसमें पूछा जा रहा है आपको कोरोनरी धमनी। देखो ब्लड, हृदय को ब्लड कौन देता है? कोरोनरी धमनी। हृदय को ऐसी कौन सी धमनी जो हृदय को रक्त देती है? तो हम क्या बताएंगे? कोरोनरी धमनी। तो कोरोनरी धमनी में जब कोई रुकावट आ जाए उस समय बाईपास सर्जरी काम में ली, जिसको आपने देखा होगा कि एंजियोप्लास्टी की है, एंजियोग्राफी वगैरह होती है ना, उसमें कौन सी सर्जरी में, उस सर्जरी में कौन सी रक्त वाहिनी को एक जगह से उठा के, ग्राफ्ट का मतलब होता है यहाँ से उठाया और यहाँ लगा दिया, तो कौन सी धमनी का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पाँव से ली गई सिरा, बिल्कुल ये भी काम में लेते हैं। अग्रहस्त मतलब अपने हाथ में यहाँ से ली गई धमनी, तो ये भी बिल्कुल काम में लेते हैं। सीना या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी, बिल्कुल ये भी काम में लेते हैं। इसका मतलब ये सभी काम में लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई सी भी, इन 3 जो आपको दिखाए गए हैं प्रश्न में ऑप्शन, इन 3 में से कोई सी भी धमनी का उपयोग इसमें किया जा सकता है। तो ये चारों ऑप्शन अपनी क्या है, 3 ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई भी। अब आप मुझे बताओ कि जब पाँव से धमनी लेंगे, पाँव से जो सिरा लेंगे, तो वो कौन सी सिरा इसमें ली जाएगी? हाथ से कौन सी ली जाएगी और सीने से कौन सी ली जाएगी? तो देखो पाँव से जब ली जाएगी सिरा तो वो ली जाएगी सेफेनम। पाँव से कौन सी सिरा ली जाएगी? सेफेनम सिरा। पूछ ले कि बाईपास में पाँव से कौन सी सिरा का उपयोग किया जाता है? सिरा होती है जिसको बोलते हैं हम सिरा और धमनियाँ, रक्तवाहिनियों की 2 टाइप हैं, खाने वाला सिरा नहीं है ये, ठीक है। और अग्रहस्त, यहाँ से रेडियल, यहाँ से कौन सी धमनी ली जाती है?
रेडियल धमनी ली जाती है। कौन सी धमनी ली जाती है? रेडियल धमनी यहाँ से निकाल के यहाँ पे बाईपास लगाई जाती है। और सीने से, अपना जो सीना है, चेस्ट है, सीने से कौन सी ली जाती है? तो सीने से ली जाती है मेमेरी। कौन सी ली जाती है? मेमेरी धमनी। याद रखना, सीने से तो कौन सी ली जाती है? मेमेरी। चेस्ट से कौन सी? सीना या चेस्ट से तो मेमेरी। पाँव से सेफिनम, और अगर हाथ से रेडियल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई भी। ये देखो दोस्तों, तो आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। यदि आपको अच्छे लगे हो तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वर्तमान समय में देखो आपको कोरोना चल रहा है, कोविड-19 जिसको बोला जाता है। ये क्या करता है? एक प्रकार का आरएनए वायरस है। मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। पीसीआर का मतलब जानते हो ना, पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो कोविड-19 में सारा आता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो मुझे उम्मीद होगी कि आज का जो वीडियो बनाया गया, आज के जो क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इसको देखें, पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ दोबारा से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।